बेटा लक्ष्य। सर वो मैं कहीं गया था, अभी आया। अच्छा, गर्वित, श्रुति, तुम लोग लेट से क्यों ज्वाइन हुए बेटा? सर थोड़ी नेट में दिक्कत आ रही थी। ओके, ठीक है। 5 मिनट पहले ज्वाइन होकर छोड़ दिया करो, ठीक है? 4 बजे ज्वाइन कर, मतलब तुम्हें कुछ करना है ना, पहले ज्वाइन करके छोड़ दिया करो, ठीक है? फिर 4 बजे आ जाया करो क्लास में। ओके बेटा? ओके सर। यस सर। तो आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा ढंग से। दिख रहा है बेटा स्क्रीन? यस सर। तो लास्ट क्लास यस। में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आज हम लोग उसका उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट क्लास हम लोग क्या देखा था कि आयनिक बॉन्ड में, एक मिनट, ये रेड दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर व्हाइट कलर ले रहा हूँ। तो कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर स्पेलिंग, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, है ना, कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। आज हम लोग उल्टा देखेंगे, मतलब कि आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है? बॉन्ड कौन सा हुआ? कोवेलेंट। पहले क्या था? पहले आयनिक बॉन्ड था। आयनिक बॉन्ड में हम लोग कोवेलेंट देख रहे हैं कि कोवेलेंसी है या नहीं है। हजान्स रूल इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? हजान्स रूल। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है या जो कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या उसमें भी आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है? उसका उल्टा, रेसिप्रोकल। तो देखो बेटा कि जो आयनिक बॉन्ड है वो परफेक्ट आयनिक नहीं होता, उसी तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी परफेक्ट कोवेलेंट नहीं होता, उसमें भी आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है? कैसे आयनिक कैरेक्टर आ गया इस मॉलिक्यूल में? आयनिक कैरेक्टर के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर आया है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक रूल। तो उसको तुमने पहले भी पढ़ लिया है। तो जैसे एक मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ HCl, ठीक है? HCl, तो तुमने देखा कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो ये कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन तुम्हें मालूम है एमंग हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इट मींस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तुमने पढ़ा था, चैप्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, है ना? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर। और मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो अगर इसके ऊपर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना? तो अब देखोगे ये यस। जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में 2 पोल बन गए हैं, ठीक है? पोल। तुमने अर्थ को देखा बेटा, अर्थ में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना? तो यस सर। उसी तरह से जो मैग्नेट है, मैग्नेट में भी 2 पोल होता है, नॉर्थ साउथ। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी उसमें भी 2 पोल होते हैं। इलेक्ट्रिक, अगर तुमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक रॉड ले लिया तो उसमें भी 2 पोल होंगे, है ना? एक पॉजिटिव पोल होगा, दूसरा नेगेटिव पोल होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखोगे जो चार्ज है वो सेपरेट हो गया है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव पोल बन गया है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 पोल बन जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल, तो उस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलोगे। समझ में आ रहा है बेटा? जो HCl है, HCl में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस। तो इस पार्शियल चार्ज से मॉलिक्यूल पोलराइज हुआ, इसके ऊपर 2 पोल बन गए। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पोलरिटी आ जाए तो उस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं,
ठीक है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है बेटा? अभी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो पहले जो मैं बोला हूं उसको समझ में आना चाहिए बेटा। समझ में आ रहा है बेटा पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से अगर पोल बन जाए तो सर उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलोगे। डाइपोल मोमेंट, देखो पोलर मॉलिक्यूल हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे इस डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना है जो तुम्हें ढंग से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आई होप थोड़ा बहुत तो क्लियर लग रहा होगा कि दो यहाँ पर सर्कल है, एक पे प्लस क्यू लिखा हुआ है, एक जो सर्कल है इसमें प्लस क्यू लिखा हुआ है, जो दूसरा सर्कल यस है सर। इसमें माइनस क्यू है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर दिया गया है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करोगे, तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज डिफाइंड एज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो वो जैसे तुमने HCl मॉलिक्यूल बनाया तो जो चार्ज है उससे सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ गया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे क्या बेटा? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू, है ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई, तुमने चार्ज लिख दिया यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है, तो चार्ज डेल्टा प्लस मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है बेटा? जो बॉन्ड लेंथ है वही तो डिस्टेंस है। ये सीएल का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ समझ रहे हो बेटा? बॉन्ड की जो लंबाई है वही बॉन्ड लेंथ है, ठीक है बेटा, बॉन्ड लेंथ। तो डेल्टा प्लस मल्टीप्लाइड बाई आर, आर यहाँ पे क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पार्शियल चार्ज। तो इस वैल्यू को जो मल्टीप्लाई तुमने किया, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं म्यू। म्यू क्या है बेटा? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर होता है। तो जो डाइपोल मोमेंट आएगा बेटा वो क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब वेक्टर को तुम एरो से रिप्रेजेंट करते हो, है ना, तो यहाँ पर वेक्टर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिखाई दे रहा होगा, एरो का डायरेक्शन देखो, यहाँ पर जो वेक्टर होता है बेटा, वेक्टर का एक डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होगा साथ में डायरेक्शन भी होगा, तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में। वेक्टर क्या होता है उसको डिफाइन भी किया होगा, तो वेक्टर का यस सर। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है देखो, -2 प्लस, है ना, तो जो वेक्टर का डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो ये डाइपोल मोमेंट है। अगर मान लो जो चार्ज है, यहाँ पर चार्ज तुमने 0 0 कर दिया, तो म्यू वैल्यू क्या होगा? 0 आएगा कि नहीं? क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर 0 आ जाएगा। अगर चार्ज 0 है तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल, जैसे तुमने एक मॉलिक्यूल ले लिया सी डबल, यहाँ पर तुमने Cl2 ले लिया, Cl, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन में क्या, कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन सा क्लोरीन? तुम देखोगे दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल हो गया है। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फर्स्ट क्लोरीन का है वही सेकंड का है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा जस्ट मिड साइड में होगा यहाँ पर, है ना। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है बेटा? अगर तुम यस Cl2 सर। मॉलिक्यूल की बात करोगे तो Cl2 मॉलिक्यूल में क्या पोल बनेगा? कोई पोल नहीं बनने वाला। अगर पोल नहीं बनेगा तो क्यू वैल्यू क्या होगा? 0, है ना। अगर क्यू वैल्यू 0 है तो म्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो अगर पोल नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई पोल नहीं बन रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में पोल बन गया तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पोलर मॉलिक्यूल, है ना। पोलर मॉलिक्यूल मैंने ऊपर लिखवाया था, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है समझाया भी था। पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग डाइपोल मोमेंट से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ठीक है। द मॉलिक्यूल विच हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, द मॉलिक्यूल विच हैव नॉन जीरो
नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ये देखो डाइपोल मोमेंट तुमने म्यू से डिफाइन किया है, विच हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, नंबर वन ये हो गया। नंबर टू, इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? नॉन पोलर। ठीक बेटा, इतना तो समझ में आ रहा है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, और मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया यहाँ पर, तो इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे मैं बढ़ रहा हूँ, नीचे जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर यहाँ पे चार्ज कौन सा डालेंगे, मतलब कौन से एटम का चार्ज डालेंगे? बेटा जो चार्ज है देखो, अगर तुम है ना चार्ज को देखोगे तो एक के ऊपर प्लस आएगा और दूसरे के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं? यस Yes, सर। sir. देखो HCl मॉलिक्यूल है, तो जितना क्लोरीन यहाँ पर चार्ज विड्रॉ करेगा उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। जो दोनों चार्ज, देखो मैंने यहाँ पर भी क्यों लिखा, यहाँ पर भी क्यों लिखा, मतलब दोनों चार्ज इक्वल होगा। ठीक है, तो चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, तो चाहे तुम प्लस लो चाहे माइनस लो। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेगा, प्लस माइनस चलेगा। ठीक बेटा, सर थोड़ा सा ऊपर कर देना, वो ऊपर स्क्रीनशॉट ले। ये मत लेना करना, ये पुराना है ये। ठीक है, मैंने कल बताया था गैसियस स्टेट और थर्मोडायनामिक्स, ये बता दो। नोट कर लिया तो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ो। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन with the magnitude of charge, the distance between positive and negative center are called bond length। उसको मैंने ऊपर बता दिया था बेटा, जो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है Q म्यू इज इक्वल टू क्यू आर, उसी को यहाँ पर फ्रेजेस में लिखा हुआ है, तो उसको तुम पढ़ सकते हो। Q is equal to electric charge multiplied by bond length, that is Q multiplied by bond length D। ठीक है, यूनिट देखो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इसका कुछ यूनिट होगा। जो डाइपोल मोमेंट है उसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट यहाँ पर होगा कूलाम, क्योंकि Q क्या है बेटा? Q कूलाम होता है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, कूलाम। और डिस्टेंस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट होगा मीटर, तो कूलाम मीटर होगा। ठीक है, और एक दूसरा यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन डीबाई यूनिट। एक तो तुम्हारा हो गया एसआई यूनिट, तो ये तुम्हारा जो डीबाई मीटर है, सॉरी कूलाम मीटर है, कूलाम मीटर, ये क्या बेटा? एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट है। एक दूसरा यूनिट है उसको डीबाई बोलते हैं। ठीक है, डीबाई, डीबाई को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डीबाई। और इसमें एक रिलेशन दिया गया, उसको नोट कर लोगे। सो 1 डीबाई इज इक्वल टू, है ना, 10 रेज टू द पावर माइनस 18 ESU। ठीक है, ESU कूलाम मीटर, तो यहाँ पर ESU सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर। ठीक है, ESU सेंटीमीटर, एंड 1 डिवाई इज अगेन इक्वल टू 3.33 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो इसमें जो कूलाम मीटर है, कूलाम मीटर SI यूनिट है, डिबाई और ESU सेंटीमीटर ये SI यूनिट नहीं है। तो इन तीनों में जो रिलेशन मैंने यहाँ लिख दिया, डिबाई में ESU सेंटीमीटर और कूलाम मीटर में जो रिलेशन है, उसको नोट कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, इसको याद करना भी जरूरी है। तो आगे जब चले बेटा, सर ये ESU क्या है सेंटीमीटर, मतलब इससे पहले? ESU बेटा चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का एक और यूनिट है, चार्ज कूलाम होता है ना, उसी तरह से ESU भी चार्ज का यूनिट है, ESU। और सेंटीमीटर तुम्हें मालूम ही है बेटा, सेंटीमीटर जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो Yes, sir. CGS यूनिट भी इसको बोलते हैं, CGS। आगे बढ़े बेटा, यस सर। Yes, sir.
आगे कुछ नोट्स लिखा गया, उस नोट्स को देखेंगे क्या लिखा हुआ है इस नोट्स में। तो नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है। जनरली as electronegativity difference increases in molecule, polarity of bond between atom increases, therefore value of dipole moment increases। तो जितना ज्यादा पोलरिटी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, से तुमने यहाँ पे ले लिया है ना, एच एफ ले लिया, एच सी एल ले लिया है ना, एच बी आर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पर एच एफ ले रहा हूँ, मैं एच टू ले रहा हूँ, ठीक है, एच टू ले लिया तुमने, अमोनिया ले लिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है नाइट्रोजन से, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा पोलरिटी होगा। तो डाइपोल मोमेंट अगर वाटर और अमोनिया में कंपेयर करना हो तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस वाटर में ज्यादा होगा अमोनिया से। तो डाइपोल मोमेंट, तो जो डाइपोल मोमेंट है ना, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन अमोनिया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। पॉइंट टू, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बता दिया पहले ही। नंबर 3, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, ठीक है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इवन दो इट कंटेन्स पोलर बॉन्ड। अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई हेट्रोएटम नहीं है, वहां सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, म्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर म्यू 0 है तो क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, अनसिमेट्रिकल नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैव नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अगर अनसिमेट्रिकल हो, नॉन लीनियर हो, तो मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होगा। फॉर एग्जांपल वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, ये सब क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा नोट्स हो गया, ठीक बेटा। सर एक बार ऊपर कर तो दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ले लो बेटा। सर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक पाली मतलब क्या हो बेटा, एक से ज्यादा हो, बहुलक बोलते हैं इसको हिंदी में, बहुलक। तो एक से ज्यादा एटम अगर किसी मॉलिक्यूल में हो तो उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। डन सर सर। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिसिटी हो। जैसे तुमने यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जांपल देखा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल, है ना, ये सिमेट्रिकल है। अगर तुमने यहाँ पर क्लोरीन को हटाकर हाइड्रोजन लगा दिया तो हर जगह आप देखो क्लोरीन 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 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, है ना, तो ये क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर तुम BF3 मॉलिक्यूल की बात करते हो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ BF3 का, तो बीच में बोरान हो गया और इक्वल एंगल पर 3 फ्लोरीन लगा हुआ है 120 डिग्री पर, ठीक है, 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर। तो ये क्या हुआ बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इक्वल एंगल पर इक्वल एटम में सब्स्टिट्यूटेड है उसको सिमेट्रिकल बोलोगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। जैसे तुमने ऑक्टाहेड्रल लिया, तुमने ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में तुमने एग्जांपल ले लिया SF6 का, तो सल्फर बीच में हो गया, ऊपर नीचे इस तरह से, है ना। तो 90 डिग्री डिस्टेंस, जो 90 डिग्री एंगल है वहां पर हर एक पोजीशन पर, हर एक 90 डिग्री पर तुम्हें फ्लोरीन दिखाई देगा, ठीक है। कहीं पर भी 90 डिग्री चले जाओ यहाँ पर तुम्हें फ्लोरीन दिखाई दे रहा है। तो अगर ये फ्लोरीन तुम्हें दिख रहा है 90 डिग्री पर, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो वो नॉन पोलर होगा, ओके ठीक सर। बेटा। कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट और डाइपोल मोमेंट। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो तुम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा होगा, वेक्टर तुमने पढ़ा होगा कि किस तरह से दो वेक्टर को ऐड या सेपरेट किया जाए, है ना। तो जैसे यहाँ दिया हुआ लेट AB AC आर 2 पोलर बॉन्ड्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो AB और AC, तो यहाँ पे तूने पॉइंट कंसिडर किया A, इसे तुमने बनाया यहाँ पर B, तो AB हो गया, दूसरा हो गया AC।
तो ए बी और ए सी दो वेक्टर है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइजेशन यहाँ पर दिया गया है, एंगल यहाँ पर दिया गया है थीटा, तो थीटा यहाँ बना दिया है ना। मोमेंट डाइपोल मोमेंट μ1 एंड μ2, तो ए बी का डाइपोल मोमेंट μ1 है और ए सी का जो डाइपोल मोमेंट है वो μ2 है। तो रिजल्टेंट तुम निकाल सकते हो यहाँ पर। रिजल्टेंट कैसे निकालते बेटा? पैरेललोग्राम मेथड से निकालते हो इस तरह से, है ना। यस सर। ये इसका रिजल्टेंट होगा इस तरह से। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, तो म्यू आर क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। पढ़ा था फिजिक्स में। दोनों का रिजल्टेंट हम इस तरह से निकालते हैं। सर अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अगर cos थीटा 1 रखोगे यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा 1, तो यहाँ cos थीटा 1 रखोगे तो क्या आएगा? म्यू आर इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2। ठीक है, दोनों जो रिजल्टेंट जो भी वेक्टर है वो ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पर एंगल थीटा 0 हो जाए तो जो रिजल्टेंट है दैट विल बी एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर, इट इज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो एंगल जब 0 होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, तो रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और अगर दोनों वेक्टर अपोजिट हो एक दूसरे को, एक ऊपर हो जाए दूसरा नीचे हो जाए, तो एंगल क्या होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। एंड cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री क्या होता है बेटा? -1। तो अगर cos 180 डिग्री तुम यहाँ रखोगे, -1 रखोगे, cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो क्या आएगा बेटा? म्यू आर इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 आएगा, दैट इज मिनिमम। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एंगल बढ़ाओगे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द एंगल फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, देन रिजल्टेंट डाइपोल वेक्टर विल डिक्रीज। क्या लिखोगे? ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग एंगल, बॉन्ड एंगल लिखोगे, ऑन इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। ठीक है, 0 टू 180, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, 0 टू 180। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द एंगल फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, डाइपोल मोमेंट मैं यहाँ पर रिजल्टेंट लिखता हूँ। ठीक है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेज। ठीक है, डिक्रीजेज, तो उसको नोट कर लो। अगर तुम एंगल को बढ़ाओगे तो म्यू आर वैल्यू जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो यहां से यहां तक पूरा तुम नोट कर लोगे। ये फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, तो इसको देखेंगे बेटा अप्लाई कैसे करना है मॉलिक्यूल में। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो, यस सर। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग खुद से, फिर जो नीचे रिजल्टेंट दिया गया है उसको भी हम लोग कर लेंगे बाद में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल तुम निकालोगे वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर μ1 है, तो कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर v1 आ गया। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर अगर तुमने पोलैरिटी μ1 डिसाइड किया तो यहाँ पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर वेक्टर क्या आएगा बेटा? क्या लिखूं मैं यहाँ पर? μ2। ये भी μ1 होगा। देखो, क्योंकि इक्वल है ना। देखो, यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी इस साइड भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना। तो अगर इक्वल बॉन्ड है, इक्वल सब चीज है, पूरा जो इन्वायरमेंट इक्वल है, तो डाइपोल मोमेंट भी इक्वल होगा कि नहीं? तो Yes. एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ही पॉइंट पर है दोनों वेक्टर, लेकिन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180 डिग्री। फर्स्ट μ1 है, सेकंड भी μ1 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? म्यू आर निकाल सकते हो बेटा, म्यू आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर
प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 cos 180 है ना, म्यू 1 म्यू 2 Yes, sir. Yes, sir. cos 180। तो म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 है, तो जहां पर म्यू 2 मैंने लिखा है उसको मैं म्यू 1 कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या जा रहा है बेटा, यहाँ पे तुम देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इसको मैं सीधे कर दे रहा हूँ, म्यू 1 माइनस म्यू 1 आ जाएगा, दैट इज 0। आ रहा है कि नहीं, इसको Yes, सॉल्व sir. करो, 0 आ रहा है कि Yes, नहीं, sir. 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बेटा, ठीक है, सिंस यहाँ लिखोगे सिंस म्यू आर इज इक्वल टू 0, हेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो कार्बन Yes, डाइऑक्साइड sir. नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब तुमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को हटा दिया, यहां से तुमने एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाया, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, बस इस ऑक्सीजन को हटा के तुमने यहाँ पर सल्फर लगा दिया, यहाँ पर तुमने सल्फर लगा दिया। तो अगर ये डाइपोल वेक्टर यहाँ पर म्यू 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, Mu 2. अब क्या होगा, Mu 2. ये म्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेक्टर है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट सेम नहीं है, सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या म्यू आर इज इक्वल टू 0 आएगा, No, sir. नहीं आएगा, No, sir. No, sir. ठीक है। No, so mu sir. r is not equal to 0, it means this molecule is polar molecule, ठीक है। Yes, sir. तो अगर अगर म्यू आर 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले जो ऊपर तुमने फॉर्मूला लिखा था उसका यूज करके पोलरिटी डिसाइड करते हैं किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। Sir, done. आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, द कंपाउंड विच हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, किस मॉलिक्यूल में जीरो डाइपोल मोमेंट है तुम्हें बताना है। तो यहाँ देखो आंसर तो सी दिया गया है, लेकिन उससे पहले हम लोग सब हर एक पार्ट को करेंगे। नंबर 1 ए पार्ट देखो, ठीक है, CH2Cl2, CH2Cl2 इसका मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, तुम लोग बना सकते हो स्ट्रक्चर VBT से। तो यहाँ पर हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, तो ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल से। तो यहाँ पर चारों पोजीशन पर अगर क्लोरीन होता तो सिमेट्रिकल होता, अगर यहाँ पर भी क्लोरीन क्लोरीन होता तो सिमेट्रिकल होता। तो ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो म्यू आर कैन नॉट बी 0 होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ए पार्ट हो गया पोलर। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे है NF3, ठीक है, NF3 आगे देखना है, NF3 क्या पोलर है या नॉन पोलर, उसके बारे में बताना तुम्हें। तो देखो NF3 को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, NF3 बी पार्ट, NF3 इसका स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोजन विथ लोन पेयर, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर, ठीक है, 3 फ्लोरीन एक लोन पेयर। अगर यहाँ पर भी ऊपर भी फ्लोरीन होता, यहाँ पर इस साइड भी अगर फ्लोरीन होता तो हम बोलते हैं हाँ ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल है। लेकिन ये यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल बेटा, टेट्राहेड्रल के एक पोजीशन पर लोन पेयर आ गया, तो ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा बेटा। तो ये भी क्या होगा, म्यू आर, Yes, sir. म्यू आर कैन नॉट बी 0, पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल सी में देखो, सी क्या है बेटा, PF3F2, PCl3F2, ठीक है। PCl3F2 का स्ट्रक्चर बनाओगे बेंट रूल से, मैंने बताया है कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे हो गया फास्फोरस, ठीक है, 3 क्लोरीन एक प्लेन में आएंगे इस तरह से, 3 जो क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन एक प्लेन में आएगा इस तरह से, ट्रायंगल वाले प्लेन में आएगा, है ना, इस तरह से, है ना। एक फ्लोरीन ऊपर होगा, दूसरा फ्लोरीन नीचे होगा, ठीक बेटा। तो ये Yes, पीस
PCl3F2 मॉलिक्यूल है। तो अब तुम्हें बताना है कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो देखो बेटा, जो ऊपर जो वेक्टर है, वेक्टर को तुम डिस्प्लेस कर सकते हो, वेक्टर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला वेक्टर होगा, ऊपर वाला वेक्टर देखो, ऊपर वाला वेक्टर और नीचे वाला वेक्टर दोनों इक्वल है या नहीं? जो ऊपर Yes, है sir. वही नीचे है ना? Yes, sir. एंगल क्या है बेटा? 180 है। Yes, sir. इसका मतलब ऊपर वाले से नीचे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला वेक्टर नीचे वाले वेक्टर कैंसिल हो गया। Yes, sir. जो वर्टिकल है, वर्टिकल में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब प्लेन, जो ट्रायंगुलर प्लेन है उस पर आ जाओ, जो ट्रायंगुलर प्लेन है उस पर आ जाओ। यहाँ पर इक्वल एंगल पर 120 120 120 पर Cl 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 है, दिख रहा है बेटा? है ना? Yes, sir. तो इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल पर वर्क कर रहा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? कब जीरो होगा? 0. तो अगर तुम बोलोगे Zero. म्यू R1 ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर म्यू R2 भी क्या होगा? ये भी जीरो होगा। तो ओवरऑल म्यू आर क्या होगा? म्यू आर Zero. म्यू R1 प्लस म्यू R2 जीरो हो जाएगा कि नहीं? ऊपर वाला से नीचे वाला कैंसिल हो गया, Yes, sir. प्लेन वाला खुद अपने आप में कैंसिल हो गया, तो जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो गया। तो अगर रिजल्टेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। डी पार्ट में आ जाओ। जो डी पार्ट उसको भी देख लेते हैं बेटा। आंसर तो यहाँ पर आ गया, सी पार्ट तुम्हारा आंसर है, करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट। डी पार्ट देख लो। डी पार्ट पोलर होना चाहिए क्योंकि एक ही नॉन पोलर है, जीरो डाइपोल मोमेंट एक में आना चाहिए, जीरो डाइपोल मोमेंट आ गया सी में। तो ClO2 को देख लो, ClO2 इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे बेटा ClO2 माइनस कर लो, ClO2 माइनस या ClO2 प्लस कर लो, है ना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। तो ClO2 माइनस कर लो। जब तुम इसको ClO2 माइनस करोगे तो यह हो जाएगा क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दो लोन पेयर होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो टेट्राहेड्रल शेप तुमने देखा है यहाँ पर टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है ना। तो अगर हर यहाँ पर ऊपर भी दो ऑक्सीजन होता, इस साइड भी ऑक्सीजन होता, तो हम लोग बोलते हैं ये पोलर, नॉन पोलर है, रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंगल पर इक्वल एटम है। लेकिन ऊपर दो लोन पेयर है, नीचे दो ऑक्सीजन है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो म्यू आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर म्यू आर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो ClO2 क्या होगा? पोलर, ClO2 माइनस पोलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो बेटा, इसका आंसर ये नोट करना, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. आगे देखो, आगे लिखा हुआ स्केच द बॉन्ड मोमेंट एंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इन SO2। तो SO2 का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, SO2 है ना, और यहाँ पर ऊपर लोन पेयर होता है। तो ये बॉन्ड मोमेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये पोलर है या नॉन पोलर बेटा? तुमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तुम यहाँ पे वेक्टर को दिखा, तो ये हुआ फर्स्ट वेक्टर, ये हुआ सेकंड वेक्टर, ये हुआ थर्ड वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट म्यू आर इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ देखो सिमेट्रिकल नहीं, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। ऊपर लोन पेयर, ऊपर भी ऑक्सीजन होता तो सिमेट्रिकल होता, यहाँ पर म्यू आर कैन नॉट बी जीरो, तो पोलर हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. सिस और ट्रांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाए तो मैं बता दूंगा, अभी नहीं पढ़ना सिस और ट्रांस को, ये क्वेश्चन गलती से आ गया यहाँ पर, तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिस ट्रांस पढ़ा जाएगा, ये आइसोमेरिज्म में आता है सिस ट्रांस, तो हम लोग उसको आइसोमेरिज्म में देख लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेंगे बेटा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में CO2 हैज गॉट डाइपोल मोमेंट जीरो बाई, मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा म्यू आर, जो म्यू आर है वो जीरो हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू जीरो, इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O एंड F2O। तुम्हें कंपेयर करना है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो तुम्हें देख लेना यहाँ पर किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है।
तो एक में है ऑक्सीजन Yes. और फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है वो आता है बेटा 0.5 के आसपास आता है। 0.5, 3.5 जो होता है ऑक्सीजन का, और फ्लोरीन का होता है 4.0। तो 0.5 हो गया। अगर तुम वाटर की बात करोगे H2O में हाइड्रोजन का होगा 2.1, ऑक्सीजन का होता है 3.0। तो जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ रहा है बेटा, 0.9 आ रहा है, 0.9। ठीक है, यहाँ 0.5, 0.9। जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां पर डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस वाटर में ज्यादा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो बाकी से जो लिखा है उसको भी पढ़ लेना तुम लोग। तो समझ आ रहा है बेटा, ये मैंने ऊपर लिखवा, जो 4-5 पॉइंट मैंने लिखवाया था उसमें ये मैंने बताया था, हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर विल बी डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर द मॉलिक्यूल हैविंग लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट एमंग द फॉलोइंग। Yes, sir. तो यहाँ पर आंसर क्या है बेटा, बी पार्ट। ठीक है, क्यों बी पार्ट, यहाँ पर डी पार्ट क्यों नहीं होगा? देखो ये जो ए पार्ट है यहाँ पर म्यू आर इज इक्वल टू 0 है। सी पर क्योंकि पूरा का पूरा सिमेट्रिक, मीथेन बेटा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एच 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 टेट्राहेड्रन सिमेट्रिकल है, तो 0 हो जाएगा म्यू आर। सी पार्ट बेटा जहां पर हाइड्रोजन वहां पर क्लोरीन लगा दो, तो सी पार्ट में भी जो म्यू आर है वो 0 हो जाएगा। अब यहां आप देखोगे इन सब में तो सी एच सीएल 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 हो गया। ठीक है, और दूसरे जो डी पार्ट है उसमें क्या हो गया बेटा, सी एच आयोडीन आयोडीन आयोडीन। तो कहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो कार्बन क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा कार्बन आयोडीन से, है ना। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पहले से मालूम है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है आयोडीन से। ठीक है, इसलिए डाइपोल मोमेंट बी का ज्यादा होगा। तो उसको नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट कर लिया? ओके, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये लिखा हुआ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पोलर नॉन पोलर क्या होता है, कुछ लिखा है तो देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, छोड़ देते हैं। हम लोगों ने ऊपर लिख लिया पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर, इसको देखते हैं बेटा। ठीक है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो व्हाट इज परसेंटेज आयनिक करेक्टर? जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत आयनिक करेक्टर होता है। जैसे HCl तुमने लिया था, तो HCl में देखोगे तो ये चार्ज डेवलप हुआ है ना, प्लस माइनस चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, ये आयंस बन गया, पार्शियल आयन बना कि नहीं। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल चार्ज आया, हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल चार्ज आया है, तो पार्शियल Yes, चार्ज sir. से इसके ऊपर पार्शियल आयनिक करेक्टर आया है। तो वो पार्शियलिटी कितना है, कितना पार्शियल चार्ज आया यहाँ पर, या कितना आयनिक करेक्टर कैसे निकालोगे, वो निकालोगे इस फॉर्मूला से। ठीक है, द परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट। ये जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंट से आएगा, तुम नहीं निकाल सकते थ्योरी से। ठीक है, ऑब्जर्व डाइपोल में ऑब्जर्व कर रहे हो मतलब तुमने एक्सपेरिमेंट किया, जो म्यू वैल्यू आया उसको तुमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड, म्यू ऑब्जर्व्ड तुमने ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाई कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट अज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड। इसको तुम कैलकुलेट करो, यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेटेड मतलब ये थ्योरेटिकल हो गया, तुम यहाँ पर थ्योरी से निकालोगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो म्यू कैलकुलेटेड या फिर थ्योरेटिकल। तो म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाई म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा परसेंट आयनिक करेक्टर। ठीक है, तो ये तुम्हें परसेंट आयनिक करेक्टर निकालोगे इस फॉर्मूले से, तो म्यू ऑब्जर्व दिया रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक है, म्यू कैलकुलेट कैसे करोगे बेटा, म्यू कैल, तो म्यू कैलकुलेट क्या होगा बेटा, सो म्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चार्ज
चार्ज मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, अज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड। जैसे HCl मॉलिक्यूल है, तो अगर HCl मॉलिक्यूल को तुम आयनिक मॉलिक्यूल मान सकते हो, मानते हो अगर, तो H के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? H के ऊपर +1 चार्ज है क्योंकि मोनोवैलेंट है। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा, तो Q वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा कि नहीं? Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा यहाँ पर। Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड लेंथ। Yes, sir. जो बॉन्ड लेंथ है वो दिया रहेगा, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ दिया रहेगा। जो चार्ज तुम्हें निकालना पड़ेगा कि वैलेंसी कितना है। मान लो दिया गया हो MgO, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कितना लिखोगे? मैक्सिमम अप टू पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन नंबर 2 नेगेटिव चार्ज, तो Q वैल्यू क्या होगा? 2 होगा ना। जो वैलेंसी है वही Q यहाँ लिखोगे, जो चार्ज है, चार्ज इक्वल टू वैलेंसी, ठीक है। एटम का वैलेंसी कितना है? ठीक बेटा, समझ में आ रहा बेटा? कैसे निकालोगे म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू? देखो एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जिसको समझ में आएगा बेटा इस क्वेश्चन को से देखेंगे। तो यहाँ दिया गया है डाइपोल मोमेंट ऑफ KCl, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ KCl इज 3.336। तो ये जो डाइपोल मोमेंट दिया गया है वो कैसा होगा बेटा? ये ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट होगा, म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर, ठीक है, कूलम्ब मीटर, which indicates that it is a highly polar molecule. The interatomic distance between K plus and Cl minus, ठीक है, इंटरatomic डिस्टेंस मतलब क्या बेटा? बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, जो D है, D इज इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया है बेटा? 2.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, है ना। Calculate the dipole moment of KCl if there were opposite charge of one fundamental unit located at each nucleus. Calculate the percentage ionic character of KCl. तो दोनों निकालेंगे बेटा। इसका मतलब ये पूछ रहे, जो पहला लिखा हुआ बेटा, ये पूछ रहा है म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पूछ रहा है बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर म्यू कैलकुलेटेड। तो म्यू कैल कैसे आएगा बेटा? म्यू कैल फॉर्मूला क्या है? म्यू कैल इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड लेंथ D। तो Q यहाँ पर दिया गया है 1 फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? देखो K प्लस Cl, तो पोटेंशियल वैलेंसी 1 है, तो एक चार्ज है Q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ दिया गया 2.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब मीटर। तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा? E का वैल्यू यहाँ रख दो, जो E है E का वैल्यू यहाँ पर रखो, तो E का वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा? बोलो बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? कोई बताएगा क्लास में? बोलो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? नहीं मालूम तुम लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आवाज सुनाई दे रहा है मेरा बेटा तुम लोगों को? हाँ, वन इलेक्ट्रॉनिक, नोट कर लो, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लेना कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है, याद कर लेना बेटा। यस सर। हाँ, तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना तुमने रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई बाउंड लेंथ 2.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब मीटर। तो ये म्यू कहला गया। अब तुम्हें निकालना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फॉर्मूला क्या है? म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक बेटा। तो म्यू ऑब्जर्व तुम्हें दिया गया है यहाँ पर, इसको रखोगे
3.336 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइड बाई म्यू ऑब्जर्व्ड, ये तुम ले लिया, म्यू कैलकुलेटर तुमने यहाँ निकाल लिया, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे, क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए जो 10 रेज़ टू द पावर समथिंग लिखा गया उसको एक साथ रख दो, तो वो 10⁻⁻29 नीचे 10⁻⁻29 कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा ये जो फैक्टर है 10 वाला वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3.336 डिवाइड बाई क्या है 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 2.6, इतना ही है ना बेटा। यस सर। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आया उसको 100 से यहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आ रहा है, जो केसीएल मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक मॉलिक्यूल है, वो भी पूरा पूरा आयनिक नहीं है। देखो 80% आयनिक कैरेक्टर उसमें आ रहा है। जो केसीएल है, केसीएल में आयनिक कैरेक्टर कितना है बेटा, 80% आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ Yes. कि अगर कोई मॉलिक्यूल बोल रहा है कि आयनिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% आयनिक है, उसमें थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होगा, सॉरी थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। जनरली उस मॉलिक्यूल को हम लोग आयनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं जिसमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा हो। अगर आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा आ रहा है तो उसको बोलेंगे आयनिक मॉलिक्यूल, और अगर आयनिक कैरेक्टर 50% से कम आ रहा है तो उसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो आयनिक मॉलिक्यूल क्या बोला बेटा, आयनिक मॉलिक्यूल हैज परसेंट आयनिक कैरेक्टर greater than 50%। नोट कर लो इसको, ठीक है। जो आयनिक मॉलिक्यूल है उसमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा। नोट कर लिया। यस सर। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड हैविंग लेंथ। स्क्रीनशॉट देना है हाँ बेटा, सर, स्क्रीनशॉट। ओके एक मिनट, छोटा कर दो उसको, ले लो यहाँ पर। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड हैविंग बॉन्ड लेंथ 0.83 एंगस्ट्रॉम एंड 1.82 डेबाई ऑफ इट्स ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल तुम ले लो यहाँ पर HA मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर AB मॉलिक्यूल ले लो, A+B-, तो इसका डाइपोल मोमेंट तुम्हें निकालना है, तो निकाल सकते हो बेटा इसको। तो उसको खुद से करना है, मैं आंसर यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ। तो आंसर यहाँ पर दिया गया, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको घर पर ट्राई करना तुम लोग, ऊपर तरह जिस तरह मैंने किया था बेटा उस तरह से करना है इसको, ठीक है। ओके सर। तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यस सर। आगे आ गया बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना है अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये क्या होता है, ठीक है। इससे जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखा गया है यहाँ पर बेटा, मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा है मुझे, कलर में यहाँ पर एक मिनट, कलर यहाँ पर ये व्हाइट, ठीक है, ये कलर दिख रहा है ना व्हाइट वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा गया है द इलेक्ट्रॉन्स in molecule are present in various molecular orbital as the electron of atoms are present in the various atomic orbitals। तो याद रखो बेटा, जो MO2 है, MOT लिखा गया है यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हम लोग कोरिलेट नहीं करें, जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं बेटा, इसके पहले BBT है ना, या फिर ऑक्टेट रूल, 2 थ्योरी लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं बेटा हम लोगों ने, है ना। इससे हम लोग कंपेयर नहीं करें, ये बिल्कुल अलग हट कर थ्योरी है,
ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में नहीं होते, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। जैसे एटम होता है, जैसे तुमने पढ़ा बेटा कि एटम में हो गया, उसका एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, उसके बाहर क्या होगा, अलग अलग ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट में क्या होगा, ऑर्बिटल्स होंगे, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, इस तरह से होता है। उसी तरह से जो मॉलिक्यूल तुमने बनाया, तुमने H2 मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे sp-df इसमें नहीं होगा, है ना, sp-df में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। ये जो MO लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा या MO में होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में MO बोला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल are present in various molecular orbitals as the electron of atoms are present in various atomic orbital। तो एटम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बस इतना याद रखो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. पॉइंट 2, Yes, the sir. atomic orbital of comparable energies and proper symmetry combine to form a molecular orbital। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो MO है, MO कैसे बनेगा, MO बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल तुम कंबाइन करोगे और ये कंबाइन होकर बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे तुमने H2 बनाया तुमने, है ना, तो H2 में जो पहला H है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, फिर सेकंड H का एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, दोनों ऑर्बिटल मिल जाएंगे, मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पॉइंट 3 देखो, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वन इज नोन एज बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल while the other is called anti bonding molecular orbital। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल तुम कंबाइन करोगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर तुमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन किया तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ऑब्वियसली 2 बनेंगे, ठीक है। जितने को कंबाइन करोगे उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, ठीक है। 2 कंबाइन करोगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Yes, 3 sir. को कंबाइन करोगे तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पॉइंट 4, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल has lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है ना, तो 2 टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। पहले क्या बोलोगे, बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को बोलोगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये लोअर एनर्जी का होता है, लोअर एनर्जी मतलब स्टेबल होगा, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका एनर्जी ज्यादा होगा, हाई एनर्जी मतलब अनस्टेबल होगा। अभी मैं दोबारा इसको बताऊंगा, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 2 टाइप का होगा, बीएमओ और एबीएमओ। तो बीएमओ का एनर्जी कम होगा, स्टेबल होगा, एबीएमओ का एनर्जी ज्यादा होगा, अनस्टेबल होगा। ये पॉइंट 4 था। पॉइंट 5, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द Aufbau principle obeying the Pauli's exclusion principle and the Hund's rule। तो वहां पर हम लोगों ने जो 3 रूल पढ़े थे, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और ऑफबाउ प्रिंसिपल,
वो तीनों ही रूल यहाँ पर वैलिड है। उसी के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन का या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे मैं बता दूंगा अभी कुछ देर में, ठीक है। तो जो ऊपर पॉइंट लिखा था इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इन सबको। पहले इस पूरे का तुम एक स्क्रीनशॉट बना लो कि मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट तुमने समझ लिया तो 50% एमओ तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ समझ में आया होगा तुम लोगों को, कुछ नहीं समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. ओके, चलो यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। जैसे तुमने एक मॉलिक्यूल बनाया, कौन सा मॉलिक्यूल बनाया बेटा? तुमने बनाया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 बनाया। तो H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? एटम से बनेगा, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट एटम हो गया, ये सेकंड एटम हो गया हाइड्रोजन का, मिलकर यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बन गया। ये एटम है, ये भी एटम है, और यहाँ पर क्या बन गया बेटा? मॉलिक्यूल बन गया। तो एटम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा, है ना। तो अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एटम का तो आएगा 1s1, आएगा कि नहीं? हाइड्रोजन का 1s1 आता है? Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया 1s ऑर्बिटल, इस तरह से, है ना। चलो मैं यहाँ पर मैं वेव की तरह बना, जो तुम्हारा एटम या जो ऑर्बिटल है वो वेव फंक्शन होता है, इसको वेव की तरह बनाओ। वेव को इस तरह से वेव बन गया, ठीक है। वेव, वेव देखा है ना समुद्र में जो लहर होती है उसी को वेव बोलते हैं। तो ये 1s1 हो गया तुम्हारा, फर्स्ट वेव बन गया, है ना। ये यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, एटम का जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का यहाँ पर आ गया। प्लस सेकेंड वेव में यहाँ पर बना रहा हूँ, ये सेकेंड वेव, जो सेकेंड एटम है उसका वेव तुमने यहाँ बना दिया, ठीक है। जब दोनों वेव को कंबाइन करोगे तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर वेव का वो दो तरह से हो सकता है। कैसे दो तरह से होगा? यहाँ पर एक तो होगा प्लस साइन से कॉम्बिनेशन, मतलब जो वेव है दोनों ऐड हो जाए, दोनों वेव ऐड हो रहा है। तो जब दोनों वेव ऐड होगा तो जो वेव है वेव का हाइट बढ़ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। समझ आ रहा है बेटा? दोनों वेव को ऐड करोगे एक के ऊपर एक तो वेव बढ़ जाएगा बेटा, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसका बढ़ जाएगा, है ना बेटा। तो दोनों सेम फेज में है, दोनों को ऐड किया तो इस तरह से वेव ऐड हो जाएगा। अगर दोनों को माइनस साइन से कंबाइन किया, जो फर्स्ट वेव है और जो सेकंड वेव, उसको तुमने नेगेटिव साइन से कंबाइन किया, है ना, मतलब तुमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा? तो जो हाइट है दोनों वेव का कम हो जाएगा, दोनों वेव का जो हाइट है वो कम हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस तरह से। ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव, है ना। तो दिख रहा है जो फर्स्ट वेव है वो बढ़ गया, यहाँ पर देखो फर्स्ट वेव इंक्रीज होगा, सेकंड वेव डिक्रीज हो गया। तो अगर तुमने प्लस साइन से कंबाइन किया दोनों वेव को और उसका जो साइज है, जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है अगर वो बढ़ गया तो उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ। तो अगर बीएमओ में इलेक्ट्रॉन है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टेबल ऑर्बिटल है तो इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे ये क्या होगा बेटा? ये होगा एबीएमओ। दिख रहा है यहाँ पर जो हाइट है पूरा का पूरा गायब हो गया है। तो अगर एबीएमओ है तो इसको तुम क्या लिखोगे? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो तुमने दो ऑर्बिटल को कंबाइन किया, देखो पहला क्या है 1s1, दूसरा भी क्या है 1s1। दो एटम का दो ऑर्बिटल कंबाइन किया तो तुम्हें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, है ना।
तो जितने एटम को तुम कंबाइन करोगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जितना भी मैंने रूल ऊपर बताया था सबको मैंने यहाँ पर समझा दिया। समझ में आ गया बेटा पूरा? जो ऊपर मैंने रूल लिखवाया था Yes, 1 sir. 2 3 4 5 मेन पॉइंट पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ये 4th पॉइंट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबिलिटी कम वाला। आगे आगे बढ़े बेटा, आगे देखो, आगे है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कैसे, है ना? तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ठीक है, इसको छोड़ो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे एस ऑर्बिटल है, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ना? ये एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा। जब दोनों कंबाइन करेगा, दो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 1s है, ये भी 1s है, या फिर तुम यहाँ पे केवल एस एस लिखो, 1 को छोड़ दो, तो ये एस है, ये भी एस ऑर्बिटल है, तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो क्या होगा, जब दोनों कंबाइन करेंगे तो दोनों ही एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस है, ये सेकंड एटम का न्यूक्लियस है, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर, है ना? यहाँ जो हाइट बढ़ा था मतलब क्या हुआ, यहाँ मैंने वेव का एग्जांपल लिया था। एक्चुअली इस तरह से जो एटम है, एटम के बीच में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ये एटम यहाँ पे 2 न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पे आंखें नहीं है, यहाँ पे बहुत है, ठीक है। तो एटम के बीच में ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये डॉट क्या है, न्यूक्लियस है दोनों एटम का, फर्स्ट का सेकंड का, और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग को MO को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैपिटल में लिखा जाता है, और बॉन्डिंग को जो B होता है उसको स्मॉल लिखोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? ये एस ऑर्बिटल को तुमने एस ऑर्बिटल से कंबाइन किया, तो इसका नाम देते हैं हम लोग सिग्मा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 1s, क्योंकि ये 1s था, ये भी 1s, ये भी 1s, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे तो सिग्मा 1s लिख सकते हो, यहाँ पे सिग्मा 1s मतलब क्या हुआ, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या है, सिग्मा 1s। और अगर इसको तुमने माइनस साइन से कंबाइन किया तो दोनों ही न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट न्यूक्लियस डॉट डॉट, देखो ये आंखें नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्टार से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे तुम लिखोगे सिग्मा स्टार 1s, तो अगर स्टार लगा हुआ है तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह से तुम ऑर्बिटल्स को बनाओगे, ठीक बेटा। तो यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल बनाया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। Yes, यहाँ पर डायग्राम एनसीईआरटी वाला मैं डायरेक्ट उठा ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो, तो 1s इसको माइनस से कंबाइन किया गया, 1s माइनस से कंबाइन किया तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। देखो लिखा हुआ एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग का जो एनर्जी है वो ज्यादा होगा। अगर एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा, तो एंटी बॉन्डिंग क्या होगा बेटा, ऊपर रहेगा। देखो ये 1s है, ये भी 1s, एनर्जी दिखा रहा है, यहाँ पे जो हाइट है ये एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। 1s जब दोनों को मिला तुमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो एक बनेगा सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, इसका एनर्जी ज्यादा होगा। और ये है सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s मतलब इसका एनर्जी कम है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये देखो प्लस साइंस कंबाइन किया तो बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया उसको यहाँ पर मैंने बता Yes, दिया। sir. ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी से मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है, इसका डिजिटल कॉपी से। तो अब देखो यहाँ पर px है, 2px, जब 2px को मिलाओगे, यहाँ पर देखो px है, x, और ये भी क्या है, 2px है। माइनस साइंस कंबाइन किया गया, माइनस मतलब एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो कुछ इस तरह से एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से Yes, एंटी बॉन्डिंग sir. बनेगा। देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, देखो कम हुआ है। यहाँ पर लोब जो है, देखो यहाँ पर लोब बड़ा बड़ा था, यहाँ पे देखो अंदर के साइड, अब यहाँ पे देखो, है ना, कम हो गया कि नहीं, ये लोब है, जो बैलून है पिचक, हाँ Yes, पिचक sir. गया कि नहीं, यहाँ पे देखो पिचक गया, यहाँ पर खुला हुआ था, यहाँ पर ना,
दिख रहा होगा, तो साइज डिक्रीज हो गया। और यहाँ देखो नीचे वाले देखो, ऊपर वाले नीचे वाले कंपेयर करो, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो पाई बॉन्ड बन रहा है, तो 2px यहाँ पर साइड वे ओवरलैपिंग करेगा, साइड वे ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, ये साइड वे ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पर। तो माइनस साइन से तुम कंबाइन कर रहे हो, माइनस साइन से मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कम हो गया, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। और यहाँ नीचे देखो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया। तो ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बना हुआ है, इसको तुम इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लो, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ये मैंने छोटा कर दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। आगे लिखा हुआ प्रोसेस टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो मॉलिक्यूलर आर्बिटल हम लोगों ने बनाया है, देखो कौन कौन सा मॉलिक्यूलर आर्बिटल हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर। एक तुम्हारा हो गया सिग्मा स्टार 1s, दूसरा क्या है सिग्मा 1s, तीसरा है सिग्मा स्टार 2px, और ये फोर्थ है सिग्मा 2px, फिफ्थ है पाई स्टार 2px, और सेवंथ है पाई 2px। ठीक है, तो ये सब आर्बिटल हम लोगों ने बनाया, ये मॉलिक्यूलर आर्बिटल इस तरह से लिखोगे। अगर एटॉमिक आर्बिटल तुम क्या लिखते हो, एसपीडीएफ है ना, तो 2x या है ना 2p 2s या फिर 3d, इस तरह से होता है एटॉमिक आर्बिटल, इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आर्बिटल है उसको इस तरह लिखोगे, पाई ये बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पाई 2px, है ना। तो ये जो मैंने बनाया यहाँ पे लिखा है, ये जो नाम दिया गया है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेमिंग है। तो इसको इसी तरह से लिखा जाता है, और इसी तरह से तुम इसको याद भी करोगे, है ना। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया। आगे लिखा प्रोसेस टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो प्रोसेस क्या है, नीचे लिखा गया होगा, हाँ देखो लिखा गया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ लिखा गया है कैलकुलेट। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसी भी मॉलिक्यूल का, यहाँ पर याद रखो बेटा, यहाँ पर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो यहाँ पर दो स्टेप है, ठीक है। नंबर 1, तो नंबर 1 लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, इसको तुम काउंट करके लिख लोगे। नंबर 2 क्या है, एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 16। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट किया यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में और वो लेस देन 16 आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लेस देन 16 आ रहा है, तो ये ऑर्डर होगा। ठीक है, एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एनर्जी इस तरह से इस ऑर्डर में रहेगा। तो सबसे कम एनर्जी किसका है, 1s का, सिग्मा 1s का। उससे ज्यादा किसका होगा, सिग्मा स्टार 1s का। उससे ज्यादा होगा सिग्मा 2s का, है ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो इन सब ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा बेटा, इन सब ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz का, इसका हाईएस्ट एनर्जी है। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा, इस ऑर्बिटल में जाएगा, फिर इस ऑर्बिटल में जाएगा, फिर इस ऑर्बिटल में जाएगा ना। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पढ़ा था कि नहीं बेटा। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑब्वियसली 2 होगा, किसी भी ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हो, है ना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब बोला गया यहाँ पर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में, कोई भी एक ऑर्बिटल उठा लो, यहाँ पर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। ठीक है। थर्ड है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना। तो अगर 2 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, 2 ऑर्बिटल का अगर 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, तो उसमें
पेयरिंग तब होगा जब दोनों ही ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब जाकर पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 रूल मैंने बताया, इसको मैं दोबारा बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, मैं इसको समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्विकली बता दिया कि क्या क्या रूल है, और ऑर्बिटल का जो एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग इसी तरह से याद करेंगे। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 16 तो ये ऑर्डर होगा, और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater than or equal to 16, then we will follow this order of energy of orbitals। ठीक है, समझ में आ रहा है ये दोनों बात? तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूं, यहाँ पर एग्जांपल राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल दिया गया है, वो मॉलिक्यूल है C2 मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट स्टेप में जाओगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोला गया, काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें C2 में? तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना एक कार्बन में। 2 कार्बन है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, एंड 12 इज लेस देन 16, 12 इज लेस देन 16। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी उसको फॉलो करोगे, ये वाला ऊपर वाला फर्स्ट वाला है ना। तो अब 12 इलेक्ट्रॉन को वेरियस ऑर्बिटल में रखना है। तो कैसे रखेंगे यहाँ पर? देखो यहाँ पर, तो पहले हम लोग ऑर्बिटल को लिख देते हैं। यहाँ पर सिग्मा 1s, दूसरा है सिग्मा स्टार 1s, तीसरा है सिग्मा 2s, फोर्थ है सिग्मा स्टार 2s, है ना। और फिर इसके बाद 2 ऑर्बिटल एक साथ लिखा गया है। देखो इक्वल टू मतलब दोनों का एनर्जी सेम है ना। तो पाई 2px पाई 2py। ठीक है, और जरूरत होगा तो हम लोग और भी लिख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा 2pz। अब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन और भी लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, डॉट 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 मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो अब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को रखना है, और इन दोनों का एनर्जी इक्वल, याद रखो इन दोनों का एनर्जी इक्वल है। अब बाकी क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबका एनर्जी होगा। लोवेस्ट एनर्जी इसका हो गया बेटा, तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ये हो गया 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 + 2 6, 6 + 2 8 हो गया। तो यहां से यहां तक हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, टोटल इलेक्ट्रॉन को 12 है। तो 12 इलेक्ट्रॉन को रखना है वेरियस ऑर्बिटल में। तो 8 इलेक्ट्रॉन तूने फिलअप कर लिया, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आएगा, इसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों का एनर्जी सेम है, तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट 2 नहीं लिखोगे, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इस ऑर्बिटल में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा, फिर पेयरिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर पेयरिंग होगा। ठीक है, फिर पेयरिंग होगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया कि नहीं, 1 2 3 4। तो इसको इस तरह लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिख सकते हो 2, यहाँ पे लिख सकते हो, अब यहाँ पर भी तुम 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो इसको लिखने की कोई जरूरत है, इसको इरेज भी कर सकते हो। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इस C2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक एग्जांपल मैं और देता हूं तुम लोगों को करने के लिए। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 का लिखो तुम लोग खुद से, नाइट्रोजन का करो बेटा खुद से। कर लिया होगा, आई होप, है ना, सबने कर लिया होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, फिर आएगा ये वाला है ना, सिग्मा 2pz2। बस यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इक्वल रहेगा, बस एक दो इलेक्ट्रॉन और रखना बेटा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और तो सिग्मा 2pz2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो सबने किया इस तरह से बेटा, सबका आ गया आंसर? यस सर। जिसका नहीं है आपसे नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो आगे लिखा हुआ एप्लीकेशन ऑफ एमओटी, एप्लीकेशन ऑफ एमओटी देखते हैं ये क्या लिखा हुआ एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड का एक फॉर्मूला लिखा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ ये। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। या इस तरह लिख सकते हो बेटा, इस तरह लिख सकते हो। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ये पेन घटिया सा पेन लग रहा है। हाँ, ये है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। देखो यहाँ लिखा हुआ NB माइनस Na। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी, ये सोडियम नहीं है, Na लिखा हुआ है, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, मैं बी भी लगा दे रहा हूँ, नहीं तुम लोग सोडियम समझाओगे, सोडियम 11 रख कर आ जाओगे आंसर। ठीक है, तो बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है, दूसरा एप्लीकेशन है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। एक थर्ड पॉइंट, bond length is inversely proportional to the bond order। जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है ना, इफ मॉलिक्यूल है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ मॉलिक्यूल हैज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसको तुम बोलो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर मॉलिक्यूल if molecule has at least one unpaired electron, तो अगर मॉलिक्यूल के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको तुम बोलोगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो अब ये जो 4 पॉइंट लिखा हम लोगों ने, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से यहां तक का ढंग से लेना बेटा स्क्रीनशॉट इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। कर लिया? यस सर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, क्वेश्चन कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बीओ मतलब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ
and magnetic property of N2 and N2 माइनस। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल है, एक तुम्हारा नाइट्रोजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दूसरा आयन है यहाँ पे N2 माइनस। ठीक है, तो अगर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो पहले न्यूट्रल वाले का लिखेंगे। ये देखो, ये तुम्हारा क्या, ये आयन है ना, N2 माइनस आयन है, तो आयन का हम लोग नहीं लिखते हैं, पहले न्यूट्रल का लिखोगे और न्यूट्रल वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कटायन या अनायन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तुमने ऊपर लिखा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आया था 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, फिर इसके बाद पाई वाला आ गया था दोनों, देखो ऊपर, इसके बाद पाई आ जाएगा, है ना, देखो यहाँ पर पाई 2px पाई 2py और ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, पाई 2px 2 पाई 2pxy 2। फिर इसके बाद क्या लिखो बेटा, सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तुम्हारा हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये तुम्हारा N2 का हो गया। N2 माइनस कैसे लिखोगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन आएगा पाई स्टार 2px में। याद आ रहा है, देखो यहाँ पर आगे क्या आएगा, आगे आएगा पाई स्टार 2px, देखो है ना, पाई स्टार 2px। तो पाई स्टार 2px में जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर पाई स्टार 2px में। अभी यहाँ पर पाई स्टार 2px क्या है, वैकेंट है, ये वैकेंट है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है यहाँ पर, मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं बनाया। अगर तुम N2 माइनस का लिखोगे तो यहाँ पर आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 पाई स्टार 2px। ठीक है, तो नंबर 1 तुम्हें क्या निकालना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करना है। बॉन्ड ऑर्डर तुम N2 का निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालोगे N2 माइनस का। N2 का क्या होगा बेटा, हाफ टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO। तो बॉन्डिंग माइक्रोऑर्बिटल क्या होता है, तुम्हें मालूम है, जहां पर स्टार नहीं है, स्टार वाला क्या होगा बेटा, स्टार वाला होता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग। तो जहां पर स्टार नहीं है ना, वो क्या होगा, बॉन्डिंग माइक्रोऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग वाला ये हो जाएगा, ये होगा, यहाँ स्टार नहीं है, यहाँ पर स्टार नहीं है, यहाँ से यहाँ तक स्टार नहीं है, इसमें भी स्टार नहीं है, ये बॉन्डिंग हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, है ना, ये मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, रेड वाला क्या होगा, ABMO। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ABMO ये वाला होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देता है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बेटा, BMO में कितना होगा, 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 हो गया, माइनस 2 + 2 4, 4 और ये 0 है यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रॉन अभी तुम्हें रखा नहीं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। N2 माइनस कितना होगा, 1/2 10 माइनस, यहाँ पे एक और एंटी बॉन्डिंग में आ गया, तो 4 पहले हुआ था और एक और आ गया 5, तो यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 5 आ गया।
बॉन्ड स्ट्रेंथ, आगे क्या कंपेयर करना बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, है ना। इसका मतलब N2 का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ग्रेटर देन N2 माइनस, ठीक है। Yes, sir. लिख दो क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर तुम बात करोगे बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। तो N2 लेस देन N2 माइनस होगा कि नहीं बॉन्ड लेंथ। Yes, sir. अगर पुश बेस स्टेबिलिटी का, ठीक है, तो स्टेबिलिटी जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी कितना ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा N2 माइनस से, है ना। Yes, sir. नाइट्रोजन N2 इज मोर स्टेबल देन N2 माइनस, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो जो N2 है, क्या N2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो N2 में जो तुमने बनाया यहाँ पर, देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो 2 2 2 2 सब में इवन इलेक्ट्रॉन है, देखो, है ना। तो N2 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। N2 माइनस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे N2 में 2 2 2 2 2 2, यहाँ पर देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो N2 माइनस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। N2 होगा तुम्हारा डायमैग्नेटिक, और N2 माइनस क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। एक एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, संडे को तुम लोगों का एक और क्लास है, उसमें एक काफी लंबा है, यहाँ से स्टार्ट करो, 2 पेज में ये काफी होगा, 1 पेज में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ से है, ये तुमने नोट कर लिया थी यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे हम लोगों को नोट करना है यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसको नोट करो। जो भी डाउट है हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे सबसे। तो एक बार तुम लोग इसको पढ़कर आना जो आज कराया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट Yes. क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोगों का फेज टेस्ट है नेक्स्ट वीक, तो थर्सडे को शायद तुम लोगों का टेस्ट होगा। फेज टेस्ट मतलब इस फेज में जब जो पढ़ाया गया है, जो टॉपिक है बेटा, तुम्हें मालूम है ना फेज टेस्ट का। तुम लोगों का जो फेज टेस्ट होगा उसका टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लो। टॉपिक मैं बता रहा हूँ क्या क्या आएगा, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये मैंने लिंक शेयर किया है आज इनका, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का है, क्यूज वाला सेक्शन। ये लोग तो कर अभी लेंगे, क्लास देख के ले, बाद ज्वाइन कर लेंगे, बता दीजिएगा एक बारी। आप बता दीजिए इनको, अब बोल मैंने दीजिए। लिंक डाल दिया है बेटा आपका ना, अच्छा। जैसे डेली क्यूज वाला होता है ना आपका, अभी क्लास के बाद ज्वाइन कर लेना यूट्यूब पे। Okay, sir. ओके ओके बेटा, ओके। तो तुम लोगों का फेस टेस्ट होगा बेटा, तो तुम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये सब पूछा जाएगा। तो इसको मैं ड्रिल बताऊंगा, संडे बता दूंगा, क्योंकि बाकी लोग एग्जिट कर गए तो हम फिर से बताऊंगा इसको, तो क्या क्या टॉपिक आएगा उसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। टेस्ट थर्सडे को है। Good evening, sir. मे बी थर्सडे से स्टार्ट हो जाए, थर्सडे या फ्राइडे, थर्सडे मान चलो, थर्सडे को होगा। Sir, good evening. गुड इवनिंग बेटा।